दोस्तों, हम लोग पीजीटी नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पूछे जाने वाले पहले ही टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास से साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को देख रहे हैं। यानी हिंदी साहित्य के अब तक जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनकी परंपरा। और इस परंपरा में हम लोगों ने अब तक देखा कि शुक्ल जी के पूर्व इतिहास लेखन में अव्यवस्थित ग्रंथों का क्या योगदान रहा है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो कवि माला हो, चाहे वह 84 वैष्णवन की वार्ता हो, 252 वैष्णवन की वार्ता हो, भक्तमाल हो। और फिर व्यवस्थित इतिहास लेखन में हमने गारसा द तासी को देखा। दोस्तों, आइए अब इसके आगे देखते हैं। शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन में एक नाम आता है शिवसिंह सेंगर का। शिवसिंह सेंगर ने जिस रचना को लिखा उसका नाम है शिवसिंह सरोज। पुस्तक का नाम क्या है? शिवसिंह सरोज। याद रखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो पुस्तक का नाम है और लेखक हैं इसके शिवसिंह सेंगर। दोस्तों, यह पुस्तक 1883 में लिखी गई। कब लिखी गई? कहीं कहीं यह मान्यता है कि यह पुस्तक 1878 में ही लिखी गई, प्रकाशन वर्ष 1883 है, लेकिन आप इसी को मान्य माने, यही मानक है। शिवसिंह सेंगर ने लगभग 1000 रचनाकारों की चर्चा की। यानी इस पुस्तक के विषय में यह माना गया कि एक प्रकार से यह लघु वृत्त है। आचार्य शुक्ल जैसे बाद के इतिहासकारों ने कहीं न कहीं इस पुस्तक से सामग्री जरूर ली। हालांकि ज़्यादा प्रभाव था मिश्र बंधुओं के पुस्तक का शुक्ल जी के इतिहास लेखन पर, परंतु इसका भी प्रभाव था। तो मोटा मोटी ये 3 बातें पूछी जाती हैं शिवसिंह सेंगर से। इससे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा आचार्य शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण है दोस्तों, वह पुस्तक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और उनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और इनकी पुस्तक का नाम है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। पुस्तक का नाम है। वर्नाक्यूलर कहते हैं बोलियों को। हिंदी भाषा बोलियों का साहित्य है तथा हिंदी साहित्य इन्हीं बोलियों का साहित्य है, हिंदी की बोलियों का। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में बोलियों की ही रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी हिंदी की बोलियां। तो वर्नाक्यूलर का अर्थ बोलियां, लिटरेचर समझ रहे हैं, इन बोलियों का साहित्य। नॉर्दर्न यानी उत्तर भारत में जो आर्य भाषा है उसी से संबंधित हिंदी रही है और हिंदी का प्रयोग उत्तरी भारत क्षेत्र में ही हुआ, यह हम लोग जानते हैं। अब यहाँ हिंदुस्तान का अर्थ है उस समय के भारत के लिए। हालांकि ग्रियर्सन महोदय ने भी हिंदुओं और मुसलमानों की भाषा के बीच भेद उत्पन्न किया था। दोस्तों, यह पुस्तक
1888 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1888 में। यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहाँ प्रकाशित हुई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यानी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो इतिहास लेखन है किस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दोस्तों, ग्रियर्सन महोदय ने पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया। इसीलिए यह माना गया कि काल विभाजन और नामकरण को ध्यान में रखकर पहली बार किसने इतिहास लिखा? तो शुक्ल जी के पहले काल विभाजन का स्पष्ट प्रयास ग्रियर्सन महोदय ने ही किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में बांटा और उनका नाम दिया चारण काल पहला या चारण काव्य, दूसरा धार्मिक काव्य, तीसरा दरबारी काव्य और चौथा प्रेम काव्य। चारण काव्य उन्होंने आदिकालीन साहित्य को कहा, भक्ति काल को धार्मिक काल से जोड़ा, दरबारी काव्य को रीति काल से जोड़ा और प्रेम काव्य का अर्थ इन्होंने भी सूफी रचनाओं से लिया। दोस्तों, ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को स्वर्णिम युग की उपमा दी। याद रखिए, इस पर बड़ी परीक्षाओं में जब आप आईएएस पीसीएस को देते हैं तो प्रश्न आता है कि भक्ति काल क्यों स्वर्णिम है? तो समन्वय को लेकर, जातीय संकीर्णताओं के विरोध को लेकर, बोलियों के उत्थान को लेकर के, लोक चेतना को लेकर के, प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण का विरोध किया गया यहाँ और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रेम दया करुणा का उत्थान हुआ। भक्ति काल का पूरा साहित्य मानवतावादी रहा है, इसलिए इसे स्वर्णिम युग कहा ग्रियर्सन महोदय ने। हालांकि इन्होंने जो स्वर्णिम युग माना तो इसके पीछे एक दूसरी वजह है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना कि भक्ति काल या भक्ति आंदोलन स्वर्णिम है क्योंकि भक्ति आंदोलन पर ईसाईयत का प्रभाव है। क्या माना था ग्रियर्सन महोदय ने कि भक्ति आंदोलन पर किसका प्रभाव है? ईसाईयत का प्रभाव है। दोस्तों, ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति आंदोलन को बिजली की चमक की भांति अचानक उत्पन्न माना। बिजली की चमक की भांति अचानक उत्पन्न माना। इनका डायलॉग था ग्रियर्सन महोदय का कि नेस्टोरियन मत के ईसाई संत लगभग 3री-4थी शताब्दी में मद्रास के तटों पर आकर बस गए और इन्हीं से प्रेम दया करुणा के तत्व रामानुज जैसे संतों को प्राप्त हुए और आगे चलकर यही तत्व भक्ति आंदोलन में देखे गए। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई जो अचानक उस समय के सभी धार्मिक मतों के अंधकार पर बिजली की चमक की भांति अचानक छा सी गई। ग्रियर्सन महोदय की मान्यता थी ये भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है
भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति को इन्होंने ईसाई प्रभाव से उत्पन्न माना था। दोस्तों, ग्रियर्सन महोदय ने लिखा कि तुलसी की रचना रामचरितमानस अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह भी लिखा कि रामचरितमानस पर बाइबल का प्रभाव है। किस पर? रामचरितमानस पर बाइबल का प्रभाव है। आप समझ सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेजी सरकार में कार्यरत थे, इसलिए जो इनकी मानसिकता थी वह एक प्रकार से औपनिवेशिक साम्राज्यवादी मानसिकता थी। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी मानसिकता से ग्रसित होने के कारण इनकी नीति भी भेदपरक थी। भेद डालने के लिए एक तो इन्होंने भी हिंदुओं और मुसलमानों की भाषा को अलग अलग किया। हिंदुओं की भाषा को हिंदवी कहा, मुसलमानों की भाषा को हिंदुस्तानी कहा। लेकिन इस औपनिवेशिक अंग्रेजी साम्राज्यवादी भेद के कारण ही जाहिर सी बात है कि औपनिवेशिक मानसिकता से जो भी ग्रसित होगा वो भारत की संस्कृति को निम्न बताएगा, अंग्रेजी संस्कृति को श्रेष्ठ बताएगा। इसीलिए इन्होंने भक्ति आंदोलन पर ईसाई प्रभाव को देखा और यह भी माना कि रामचरितमानस जैसी श्रेष्ठ रचना भक्ति काल की ही नहीं, हिंदी की सबसे श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस है, लेकिन इस पर बाइबिल का प्रभाव है। इन्होंने इस बात की घोषणा की। दोस्तों, इनकी पुस्तक कुल 12 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? अगर इसको आपने उतार लिया हो तो ग्रियर्सन महोदय की पुस्तक कुल 12 अध्यायों में विभाजित है। जरा उनके नाम देखें। ग्रियर्सन महोदय ने अपनी पुस्तक को कुल 12 अध्यायों में विभाजित किया। उन अध्यायों के नाम हैं: पहला चारण काव्य, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण, ये दूसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय के रूप में उन्होंने चर्चा की जायसी का प्रेम काव्य। चौथे अध्याय के रूप में उन्होंने चर्चा की ब्रज क्षेत्र के कृष्ण कवि। ये सब अध्यायों के नाम हैं। 5वां अध्याय उन्होंने मुगल काल के रूप में रखा। 6ठा अध्याय तुलसीदास के रूप में रखा। 7वां अध्याय रीति काल के नाम से रखा। 8वें अध्याय के रूप में उन्होंने तुलसीदास के परवर्ती कवियों के रूप में रखा। यह 8वां अध्याय है। 9वें अध्याय के रूप में 18वीं शताब्दी का भारत रखा।
10वें अध्याय के रूप में उन्होंने कंपनी शासन में हिंदुस्तान को रखा। 11वें अध्याय के रूप में विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान को रखा। विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान। और दोस्तों 12वें अध्याय का नाम विविध, विविध यानी मिसलेनियस। याद रखिए पीजीटी वगैरह की परीक्षा देने वाले हमारे भाई बहनों, पीजीटी की परीक्षा में, नेट जेआरएफ में, राजस्थान वगैरह की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं आप देते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ग्रियर्सन महोदय ने हिंदी साहित्य को कितने अध्यायों में बांटा? 12 अध्यायों में। पहला अध्याय चारण काव्य, बोलिए। दूसरा अध्याय 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण। तीसरा अध्याय जायसी का प्रेम काव्य। चौथा ब्रज के कृष्ण कवि। 5वां अध्याय मुगल काल। 6ठा तुलसीदास। 7वां रीतिकाल। 8वां तुलसी के परवर्ती कवि। 9वां 18वीं शताब्दी का भारत। 10वां कंपनी शासन में हिंदुस्तान। 11वां विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान। और 12वां विविध। ठीक है, तो इसको एक बार दोहराइए। इसके अलावा ग्रियर्सन की जो पुस्तक है यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में भाषा को लेकर के भी कई चर्चाएं उपलब्ध हैं दोस्तों। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की उत्पत्ति जिन अपभ्रंशों से स्वीकार की, उन अपभ्रंशों में आप देखेंगे कि मागधी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश, इन दोनों के मेल से एक नए अपभ्रंश अर्धमागधी को उत्पन्न माना उन्होंने। यानी यह प्रश्न हो सकता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश का नाम किसने दिया या किसने अर्धमागधी अपभ्रंश जैसे नाम की चर्चा की? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अर्धमागधी अपभ्रंश यानी मागधी अपभ्रंश से यदि माना कि बिहारी हिंदी का जन्म हुआ, तो शौरसेनी अपभ्रंश से यह माना पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ, और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म। पूर्वी हिंदी जिससे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियां जन्मी। ग्रियर्सन महोदय ने कहा कि अर्धमागधी पर एक तरफ मागधी का प्रभाव था, दूसरी तरफ शौरसेनी का, इसलिए इसका नाम उन्होंने अर्धमागधी अपभ्रंश रखा। दोस्तों एक प्रश्न और आ सकता है कि ग्रियर्सन की पुस्तक में लगभग कितने रचनाकारों की चर्चा की गई? तो ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर नॉर्दर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में 852 कवियों की चर्चा की। 852 कवियों की चर्चा की। एक प्रश्न और हो सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसे कितने आधार पुस्तकों की चर्चा की, कितनी आधार पुस्तकों की उनकी संख्या बताएं, जैसे भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, शिव सिंह सेंगर, गारसा द तासी,
कुल 17 ऐसी पुस्तकों को उन्होंने आधार पुस्तक मानकर अपनी पुस्तक को लिखा। यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उस पर 17 पुस्तकों का प्रभाव है, जिनमें गारसा दत्तासी की पुस्तक है, जिसमें नाभादास की रचना भक्तमाल है, जिसमें 84 वैष्णवन की वार्ता का भी आधार लिया गया है। इतना ही नहीं, यदि और देखें तो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का भी इन्होंने प्रभाव लिया। तो 17 ऐसी पुस्तकें रही हैं। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के कुछ मुख्य पहलू पूछ लिए जाते हैं। इसके आगे अगर हम लोग देखें ग्रियर्सन महोदय के आगे शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन में, तो एक और चर्चित नाम है जिसे हम लोग मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं। मिश्र बंधु 3 भाई थे। मिश्र बंधु ये 3 भाई थे। कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और शुकदेव बिहारी मिश्र। याद रखिएगा, सुखदेव नहीं, शुकदेव बिहारी मिश्र। दोस्तों, श्याम बिहारी मिश्र एमए थे और नाम में भी एमए लिखते थे। शुकदेव बिहारी मिश्र बीए थे, नाम में भी बीए लिखते थे। बंधु का अर्थ ही होता है जो एक से अधिक भाई हों। जैसे कई जगह आप क्रिकेट में भी देखते होंगे, पठान बंधु, क्रो बंधु, वाघ बंधु, वैसे ही ये 3 भाई थे। मिश्र बंधुओं की जो पुस्तकें हैं इतिहास लेखन में, वो 2 नामों से जानी गई। एक नवरत्न और दूसरी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद। दोस्तों, नवरत्न 1910 में लिखी गई पुस्तक। कब लिखी गई नवरत्न? 1910 में। जबकि मिश्र बंधु विनोद का जो पहला भाग है, या यूं कहें कि पहला, दूसरा, तीसरा जो भाग है, वो 1913 में लिखा गया। जबकि इस पुस्तक का जो चौथा भाग है वह 1934 में उभर कर आया। 1913 में पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों भाग प्रकाशित हुआ था। यानी कह सकते हैं कि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में उद्घाटित पुस्तक है या लिखित पुस्तक है। दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद की जो सबसे बड़ी बात है या खासियत है कि इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, और वर्तमान काल जैसे खंडों में बांटा।
कितने कालखंडों में? प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। और इन सभी कालखंडों के उन्होंने दो दो हिस्से किए। प्रारंभिक काल के दो हिस्से किए, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। ऐसे ही माध्यमिक काल के भी मिश्र बंधुओं ने दो हिस्से किए, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल, दो हिस्से। अलंकृत काल के भी दो हिस्से उन्होंने किए, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। यानी मिश्र बंधुओं ने यह माना कि इन सभी कालों के दो चरण रहे हैं, एक पूर्ववर्ती, एक उत्तरवर्ती। पूर्व आरंभिक काल को मिश्र बंधुओं ने 700 विक्रम संवत से शुरू माना। कब से माना? 700 विक्रम संवत। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि सबसे पहले यानी हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है उसे लेकर किस इतिहासकार ने उस सीमा को सबसे पहले देखने की कोशिश की? तो देखिए, शुक्ल जी 1050 विक्रम संवत से देखते हैं। राम कुमार वर्मा वगैरह को जाएं तो देखें कि 693 ईस्वी यानी 750 एडी के लगभग देखने की कोशिश करते हैं, 750 विक्रम संवत से। मिश्र बंधुओं ने 700 विक्रम संवत से ही देखने की कोशिश की, यानी हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है उसे सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने ही देखने की कोशिश की थी। दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद इस पुस्तक में कुल 5000 कवियों की चर्चा की गई है। कितने कवियों की? 5000 कवियों की। यही वजह है कि आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद में, पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद, लेखक का नाम है मिश्र बंधु तीन भाई। कुल इस पुस्तक में 5000 कवियों की चर्चा है। कितने कवियों की? 5000। यही वजह है कि शुक्ल जी ने इन्हें परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। भाई, 5000 कवियों का संकलन करना अपने आप में बड़ी बात है। तो कुल 5000 कवियों को संकलित करने के कारण आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को क्या कहा? परिश्रमी संकलनकर्ता। इतना ही नहीं, इस पुस्तक को उन्होंने बृहत वृत्त की उपमा दी। बृहद वृत्त, वृत्त कहते हैं जीवन कथा को, जीवन चरित को। यानी आचार्य शुक्ल ने कहा कि कई कवियों की जीवनी की चर्चा, उनकी रचनाओं की चर्चा के कारण यह पुस्तक बृहद वृत्त है। स्वयं आचार्य शुक्ल ने यह कहा था कि मेरी पुस्तक पर, मेरे इतिहास लेखन पर मिश्र बंधु विनोद का सर्वाधिक प्रभाव है। किसने ऐसा कहा था? आचार्य शुक्ल ने, कि मेरी पुस्तक पर हिंदी साहित्य के इतिहास को जो मैंने 1929 में लिखा उस पर सबसे अधिक प्रभाव है मिश्र बंधु विनोद का। दोस्तों, यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो एक दो बातों को और जानते हैं। मिश्र बंधु, ये जो तीनों भाई थे, इनका इतिहास लेखन एक प्रकार से रीतिवादी रहा है, या यूं कहें कि इन्होंने दरबारी रचनाकारों को अधिक महत्व दिया। तो मिश्र बंधुओं का जो इतिहास लेखन है
वह रीतिवादी, दरबारी और कुछ हद तक हिंदूवादी भी रहा है। पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं का इतिहास लेखन कैसा रहा है? अरीतिवादी, दरबारी और हिंदूवादी। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकालीन दरबारी कवियों को श्रेष्ठ माना और इस बात का प्रमाण यह है कि उन्होंने अपनी पुस्तक नवरत्न में, जिसकी रचना 1910 में हुई थी, रीतिकालीन दरबारी कवियों को महाकवि से उपमा दी। कैसे? नवरत्न कुल 9 रचनाकारों का संकलन है। देखिए कौन कौन है इसमें। जैसे महाकवि देवदत्त देव, देखिए। फिर यदि आगे बढ़ें तो महाकवि केशव, फिर देखें तो महाकवि त्रिपाठी बंधु, और त्रिपाठी बंधु में 2 भाइयों को रखा, भूषण और मतीराम को। इसके अलावा यदि देखें तो कबीर, पाँच नंबर पर सूरदास, 6 नंबर पर तुलसीदास, 7 नंबर पर महाकवि चंद बरदाई, 8 नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र और 9 नंबर पर महाकवि चिंतामणि। गौर कीजिएगा तो मिश्र बंधुओं ने, देखिए, जो भी रीतिकालीन दरबारी कवि हैं उन्हें महाकवि की उपमा दी। खूब गौर कीजिए। और जो रीतिकालीन या दरबारी नहीं रहे, जो श्रृंगारिक रचनाकार नहीं रहे, उन्होंने कोई उपमा नहीं दी। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ तक कि चिंतामणि, ये भी दरबारी श्रृंगारिक रीतिकालीन थे, तो इन्हें भी महाकवि कहा। चंद भी दरबारी कवि थे, इसलिए इन्हें भी महाकवि कहा। नवरत्न में 9 रचनाकारों को उन्होंने शामिल किया, लेकिन रीतिकाल के 2 कवियों को एक साथ रखने के लिए उन्होंने महाकवि त्रिपाठी बंधु जैसे युक्ति का सहारा लिया और इसमें दोनों भाइयों को रख दिया। एक बात और, इन्होंने यह माना कि सूरदास, तुलसीदास ये सब श्रेष्ठ या महान रचनाकार थे, परंतु ये रीतिकालीन रचनाकारों से श्रेष्ठ नहीं थे, उनसे ऊपर नहीं थे। यानी सूरदास, तुलसीदास से भी अधिक श्रेष्ठ दरबारी श्रृंगारिक रचनाकार थे। तर्क दिया। सूरदास की प्रशंसा में उन्होंने लिखा कि सूरदास जी जब बाल लीला चित्रण करते हैं तो अत्यंत जीवंत वर्णन करते हैं। वात्सल्य लीला के विषय में उन्होंने कहा कि मानो यशोदा की गोद में खेल रहा बालक, ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास की रचनाओं में सच में कोई बालक माता की गोद में खेल रहा हो। यानी बाल लीला और वात्सल्य लीला इतना जीवंत है। तुलसी की प्रशंसा में भी उन्होंने लिखा, किसने? मिश्र बंधुओं ने, कि तुलसीदास जी रूपकों के बादशाह थे। इतना ही नहीं, अपने नायकों का गुण दिखाने के लिए सबसे प्रखर रचनाकार थे। लेकिन इन सबके बावजूद भी सूरदास, तुलसीदास इन रीतिकालीन कवियों से श्रेष्ठ नहीं थे,
रीतिवादी रचनाकारों से श्रेष्ठ नहीं थे। तो दोस्तों, ये मिश्र बंधु विनोद की अपनी कुछ बातें रही हैं, इनको ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी के पहले और एक दो इतिहासकार चर्चित रहे। जैसे देखा जाए 1917 में ग्रिब्स ने लिखा था ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर या ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और 1920 में यदि आप देखें तो एक और पुस्तक लिखी गई, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, फादर F.E.K. ने इसे लिखा था। लेकिन इन पुस्तकों से प्रश्न नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है अब शुक्ल जी का इतिहास लेखन, क्योंकि यहाँ से न केवल प्रश्नों के अंबार रहते हैं बल्कि पूरे हिंदी को समझने के लिए यह पुस्तक जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह पुस्तक 1929 में प्रकाशित हुई। आचार्य शुक्ल ने अपने पहले की कमियों को देखते हुए, अपने ठीक पहले के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनमें किसी में नामकरण का अभाव था, किसी में काल विभाजन का अभाव था। शुक्ल जी ने उन सभी कमियों को दूर करने के लिए 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। दोस्तों, यह पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से प्रकाशित हुई, यानी इसे प्रकाशित किसने किया? नागरी प्रचारणी सभा ने। आचार्य शुक्ल का इतिहास लेखन सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में उद्घाटित हुआ। हिंदी शब्द सागर लगभग इसमें 97,000 शब्दों का संकलन है। एक प्रकार से यह शब्दकोश है। इसी की भूमिका में आचार्य शुक्ल की जो इतिहास दृष्टि है वह पहली बार उद्घाटित हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास, आपने नाम सुना होगा, या आचार्य श्याम सुंदर दास। आचार्य श्याम सुंदर दास ने एक डायलॉग दिया था कि शब्द सागर को आचार्य शुक्ल ने बनाया। फिर से सुनिए, शब्द सागर को आचार्य शुक्ल ने बनाया तथा आचार्य शुक्ल को इसी शब्द सागर ने बनाया। मतलब आचार्य शुक्ल की जो ख्याति है वो इसी शब्द सागर के कारण इतनी बढ़ती चली गई, क्योंकि इसी पुस्तक की भूमिका में पहली बार शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की थी। दोस्तों, आचार्य शुक्ल हर काल की पृष्ठभूमि बताते हैं, उस काल के उद्भव की परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं,
साहित्य की परिभाषा, इतिहास की परिभाषा को भी गढ़ने की कोशिश करते हैं। आचार्य शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा देते लिखा कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का क्या है? संचित प्रतिबिंब है। और फिर इतिहास की उन्होंने परिभाषा दी, जबकि, सुनिए और लिख लीजिए, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि इन चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के फलस्वरूप साहित्य की परंपराएं भी बदलती जाएंगी। शुरू से लेकर अंत तक जनता की इन्हीं चित्तवृत्तियों का साहित्य की परंपरा के साथ सामंजस्य बैठाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। मैं फिर से दोहराता हूँ। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के फलस्वरूप साहित्य की परंपराओं में भी परिवर्तन आएगा। शुरू से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों का साहित्य की परंपराओं के साथ निर्वाह बैठाना ही साहित्य का इतिहास है। दोस्तों, आचार्य शुक्ल अपने इतिहास लेखन में सबसे यदि अधिक बल देते हैं तो नामकरण और काल विभाजन को। यानी आचार्य शुक्ल का इतिहास लेखन काल विभाजन और नामकरण को सबसे अधिक महत्व देता है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। किन किन कालखंडों में? विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा कालखंड विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा कालखंड उन्होंने बांटा विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा कालखंड विक्रम संवत 1900 से अब तक। ध्यान से सुनिएगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। पहला विक्रम संवत 1050 से 1375, दूसरा 1375 से 1700, तीसरा 1700 से 1900, चौथा 1900 से अब तक। दोस्तों, इन कालखंडों का नाम दिया। एक तो कालखंड का नाम दिया और दूसरा इनकी प्रवृत्ति का भी नाम दिया। तो यहाँ भी एक प्रश्न हो सकता है, शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास का नामकरण कितने आधारों पर किया? 2 आधारों पर, एक कालखंड के आधार पर, एक प्रवृत्ति के आधार पर। कालखंड के आधार पर 1050 से
1375 के काल को शुक्ल जी ने आदिकाल नाम दिया। 1375 से 1700 के काल को उन्होंने पूर्व मध्य काल नाम दिया। 1700 से 1900 तक के काल को उत्तर मध्य काल नाम दिया और 1900 से अब तक के काल को कालखंड के आधार पर आधुनिक काल नाम दिया। क्या नाम दिया? आधुनिक काल। दोस्तों, प्रवृत्तियों के आधार पर भी इनका नाम दिया। आदि काल में माना उन्होंने वीरता की प्रवृत्ति थी, इसीलिए इसे वीरगाथा काल नाम दिया। पूर्व मध्य काल को शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल नाम दिया। उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीति काल नाम दिया और आधुनिक काल में गद्य की रचनाओं के उत्थान को देखकर आधुनिक काल को प्रवृत्ति के आधार पर गद्य काल नाम दिया। इतना ही नहीं, जिस प्रकार शुक्ल जी नामकरण के दो आधार मानते हैं, कालखंड के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, उसी प्रकार शुक्ल जी ने प्रवृत्तियों के निर्धारण के लिए भी दो बातों की चर्चा की। उन्होंने लिखा कि किसी भी कालखंड में किसी प्रवृत्ति का निर्धारण कैसे संभव है, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी कालखंड में किसी प्रवृत्ति से संबंधित यदि बहुत अधिक रचनाएं लिखी जाएं, यानी आदि काल में वीरता की प्रवृत्ति से संबंधित अधिक रचनाएं लिखी गईं तथा उन रचनाओं की लोक में या जनता में प्रसिद्धि हो, और इसी के लिए उन्होंने वीरगाथा काल नाम का तर्क दिया। उन्होंने आदि काल में कुल 12 रचनाओं की गिनती गिनाई। आदि काल में कितनी रचनाओं की? 12 रचनाओं की। और उन 12 रचनाओं के विषय में यह कहा कि इनमें 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति थी, यानी 12 में से 9 रचनाओं में यदि वीरता की प्रवृत्ति थी तो यह कहा जा सकता है कि वीरता की प्रवृत्ति मुख्य थी। वीरता की प्रवृत्ति से संबंधित रचनाओं की बहुलता थी। दोस्तों, एक प्रश्न ये भी आता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल के लिए कितनी रचनाओं की चर्चा की वीरता की प्रवृत्ति दर्शाने के लिए? 12। उनमें से कितनी रचनाओं में वीरता को प्रमुख माना? 9। तो फिर ये भी प्रश्न आ सकता है कि शुक्ल जी ने जिन रचनाओं की चर्चा की उनके नाम क्या हैं या इनमें कौन सी रचना नहीं है। तो आचार्य शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं की चर्चा की उन 12 रचनाओं में आचार्य शुक्ल के द्वारा जिन 12 रचनाओं की चर्चा की गई उनमें नंबर 1 विजयपाल रासो, नंबर 2 हमीर रासो, नंबर 3 खुमाण रासो, नंबर 4 परमाल रासो, नंबर 5 पृथ्वीराज रासो,
नंबर 6 बीसलदेव रासो। नंबर 7 जयचंद प्रकाश। नंबर 8 जय मयंक जस चंद्रिका। नंबर 9 कीर्तिलता। नंबर 10 कीर्ति पताका। नंबर 11 पदावली। और नंबर 12 पहेलियाँ। कौन कौन सी रचनाएं थीं जरा गौर कीजिए। इनके रचनाकार भी पूछे जाते हैं। तो विजयपाल रासो के रचनाकार थे नलसिंह भाट। हमीर रासो के रचनाकार जज्जल और साणंगधर। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय। परमाल रासो के रचनाकार जगनीक। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई चर्चित हैं। बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल। जयचंद प्रकाश के रचनाकार केदार भट्ट। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, इन तीनों के रचनाकार कौन? विद्यापति। तथा पहेलियों के रचनाकार अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। दोस्तों इतना ही नहीं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको हम लोग एक अलग टॉपिक में ही करेंगे, रासो काव्य में। तो जब रासो काव्य आदि काल में हम लोग आएंगे तो इन पर भी प्रश्न कि कौन सी इसमें रचना है जिसकी चर्चा मिलती है प्राकृत पैंगलम में। इनमें से कौन सी 2 रचनाएं हैं जो बिल्कुल कहीं उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसका रचनाकार विवादित है। इसमें से कौन सी रचना है जो 4-4 भागों में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, अभी शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि को हम लोग और विस्तार में देखेंगे कि किस प्रकार शुक्ल जी रसवादी आलोचक कहलाए, किस प्रकार शुक्ल जी मनोविकारवादी निबंधकार कहलाए, किस प्रकार शुक्ल जी के इतिहास लेखन में यहाँ तक कि उनकी आलोचना दृष्टि में भी रस की लोकवादी अवधारणा है, लोक मंगलवादी साधना है, प्रबंध चेतना है। किस प्रकार शुक्ल जी प्रत्यक्षवादी लेखक कहलाए, विधेयवादी इतिहासकार कहलाए। किस प्रकार शुक्ल जी ने नैतिकतावाद को महत्व दिया, किस प्रकार शुक्ल जी रहस्यवाद के घोर विरोधी थे। शुक्ल जी ने क्यों उन रचनाकारों को महत्व दिया जो लौकिक जगत को अधिक वरीयता दे रहे थे। क्यों शुक्ल जी ने मुक्तक रचनाओं का विरोध किया। तो ये सारी बातें, किस प्रकार शुक्ल जी रस मीमांसा लिखते हैं, शुक्ल जी ने चिंतामणि के निबंध क्यों लिखा, कहीं साहित्य को समझाने के लिए तो नहीं लिखा। एक इतिहासकार के रूप में शुक्ल जी, एक आलोचक के रूप में शुक्ल जी, एक निबंधकार के रूप में शुक्ल जी। इतना ही नहीं, शुक्ल जी क्यों अनुवाद कार्यों को भी महत्व दे रहे थे, क्यों कई अंग्रेजी की पुस्तकों का भी उन्होंने अनुवाद किया। तो ये सारी बातें हम लोग अब अगली क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक इसे रिवाइज कीजिए और फिर पूछिए जहाँ दिक्कत हो।
दोस्तों, जो लोग नेट और जेआरएफ के लिए हर रोज़ ऐसी ही क्लास करना चाहते हैं, तो एक तो आप जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं उनको हर रोज़ लिंक भेजता जा रहा हूँ, आप उसे देखते जाइए। या फिर जो लोग मान लीजिए कि किसी ऐप से भी जुड़ कर के ये क्लास देखना चाहें, तो वो भी आप मुझसे पता लें। आपको जहाँ बेहतर लगे पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता अर्जित कीजिए। कई बार कुछ व्यक्तिगत चीज़ों की जानकारी के लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स में। जो हमारे दोस्त यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं वो भी लिखें, आपका स्वागत है। बस सफलता चाहिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।